हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी मेरे भावी एसआई और कांस्टेबल साहब इस क्लास में जुड़ेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ दो पंक्तियों के साथ कि चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, पर मंजिल को पाना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, पर मंजिल को पाना अभी बाकी है। चर्चे कर लेने दो लोगों को मेरी हार के, चर्चे कर लेने दो लोगों को मेरी हार के, खुद के दम पर कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। और अभी तो बदन पर वर्दी पहननी है, इस बार वर्दी को लेकर रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था भाई। तो बाबर ने सर जी 1526, 1528, 1610 या 1625 कि सर जी इसने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था। बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत का युद्ध लड़ा कब? 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ा। किससे? इब्राहिम लोधी से। किससे लड़ा था? इब्राहिम लोधी से। उसी वक्त इब्राहिम लोधी को इन्होंने मार दिया और भारत पर मुगल शासन की स्थापना की 1526 में। बिल्कुल। एक और बात बताऊं? बता दो सर जी कि बाबर की एक आत्मकथा है, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, या कर दो तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी ये किसकी आत्मकथा है? बाबर की है। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। कण्व युद्ध, कौन सा युद्ध? जब बाबर ने कण्व युद्ध को विजय कर लिया, कण्व युद्ध में विजय पा ली, तो उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्कों को जारी किया था उसको क्या कहते थे भाई? टंका। अरे सर जी, टंका तो चांदी का टंका तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। तो ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा, इसलिए इसको कट कर दो भाई। चलिए कट कर दिया सर जी। फिर दिनार, सोने का दिनार, सोने का सिक्का जिसको दिनार कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाते चलो। दिनार, मोहम्मद बिन तुगलक, ये आरआरबी द्वारा पूछा जा चुका है। रेलवे की एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। चलिए भी, दिनार। रुपया, अरे बिल्कुल। किस किस ने ऑप्शन नंबर सी को मार दिया लॉक? बताओ भाई, ऑप्शन सी किस किस का है? वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा? रुपया। शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश का संस्थापक था। किस वंश का? सूरी वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी? चौसा की लड़ाई लड़ी। चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। हुमायूं को इसने हरा दिया चौसा की लड़ाई में। शेरशाह सूरी जिसने 1539 को फरीद उल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। फरीद उल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 में इसने कन्नौज की लड़ाई लड़ी। 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी। किसके बीच हुई कन्नौज की लड़ाई? हुमायूं और शेर शाह के बीच। हुमायूं जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया भाई? अगर मैं बात करूं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो स्थापना किसने की? स्थापना की सर जी कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि पुनर्जीवित बताओ भाई किसने किया है? पुनर्जीवित किसने किया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन याद रखना, किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं।
लेकिन अपना प्रश्न क्या है, अपना प्रश्न तो सर जी नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित। अरे वेरी गुड, अरे मेरी लाल धर्मपाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे पढ़ते हो, इसका मतलब आप वेरी गुड भाई, तैयारी करते रहो इसी तरह, हम आपके साथ जुड़े हैं अंत तक। धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने विक्रमशिला, कौन सा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की थी। चलिए आगे बढ़ूं, गोपाल कौन था भाई, गोपाल, गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, गोपाल पाल। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली भाई अपने, कहाँ से ली, ब्रिटेन से। अरे सर जी ब्रिटेन से तो हमने सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप लिया ब्रिटेन से, और क्या लिया ब्रिटेन से, कानून के जो नियम हैं, कानून के नियम हैं वो हमने ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली, कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली हमने। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो हमने ब्रिटेन से लिया। द्विसदन रिट जो हमने है वो ब्रिटेन से ली, तो ब्रिटेन से हमने पंचवर्षीय योजना तो नहीं ली। अमेरिका, अमेरिका से सर जी हमने प्रस्तावना ली, प्रस्तावना अमेरिका से ली हमने। फिर मौलिक अधिकार लिए, मौलिक अधिकार हमने लिए कहाँ से, अमेरिका से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक समीक्षा ली, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद लिया, तो ये भी नहीं होगा। जर्मनी से, जर्मनी से हमने लिए मौलिक, जर्मनी से हमने क्या लिया भाई, जर्मनी से हमने लिया आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है वो, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया। अब बचा क्या, रूस, वेरी गुड, ये आ गया रूस। रूस से हमने क्या लिया, पंचवर्षीय योजना एक, और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था भाई, बताओ। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी कौन था, लॉर्ड डलहौजी जिसने भारत में रेलवे की शुरुआत की, रेलवे की शुरुआत किसने की भारत में, लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, किस आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। भारत में लोक निर्माण विभाग के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी को जानते, तो ये तो नहीं होगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जिसको ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय, और इसी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत, ये भी नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन कौन था भाई, कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसके शासन के दौरान, इसके शासनकाल के दौरान लाया गया था। बंगाल का विभाजन करने वाला, बंगाल का विभाजन करने वाला, बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो अब बचा क्या, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तीसरे अंग्ल अफगान युद्ध के दौरान ये वायसराय था, और इसी के कार्यकाल में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई, शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र जिसकी सिफारिश की गई थी कोठारी आयोग के द्वारा, किस आयोग के द्वारा, कोठारी आयोग के द्वारा। कोठारी आयोग जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार द्वारा दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। 23 जून 1966 को इसको कर दिया गया भाई भंग। फिर आता है राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग ये स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग,
स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग जिसे 1948 में गठित किया गया था। स्थापना किसने की? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अन्य नाम क्या है इसका? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी इसको कह सकते हैं। कुतुब मीनार को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी मीनार? कुतुब मीनार। कहाँ पर? अपने भारत में है, अपने भारत में है। ठीक है भाई, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि भाई इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया? तो यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको कब शामिल किया रे? 1993 में इसको शामिल किया गया था। 1193 में इसका निर्माण किया गया था। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी 1 मंजिल का निर्माण ही करवाया, बाकी इसकी 4 मंजिलों का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसकी पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर उत्तर प्रदेश। अरे सर जी, उत्तर प्रदेश तो याद आ रहा है हमें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। सिक्किम। अरे हाँ सर जी, सिक्किम। लेकिन सर जी सिक्किम पक्का लो कर दूं? आप हो तो लो करूं? लो सा अपने भावी कांस्टेबल साहब, एसआई साहब के लिए हमने सिक्किम को लो कर दिया और ये आपका आंसर आ गया सही। बिल्कुल, वेरी गुड। सिक्किम आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सिक्किम। फिर हम अगर बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला अगर बात करूँ मैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करूँ, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सर्वाधिक है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है। उच्चतम साक्षरता दर किसकी है? केरल की है। न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की है। चलिए ये सभी बातें भी आपको अपने दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर वही जिसको राजराज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, कावेरी नदी के तट पर है। 1987 में यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि द्रविड़ शैली से संबंधित है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत बैंकिंग प्रणाली को 1881 में के रूप में पेश किया गया था, जो 1958 तक संचालन में था। कौन सा बैंक जो 1958 तक संचालन में था? 1881 में। बताओ भाई कौन सा था? कि सर जी अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। कहाँ पर? फैज़ाबाद से जिसकी शुरुआत हुई थी। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न। माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? माता टीला बांध जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। 1958 में बनवाया गया था माता टीला बांध, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ठीक है, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति में। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आ जाओ भौतिकी पर। भौतिकी फिर दिया जाता है रसायन में, भौतिकी के बाद रसायन, चिकित्सा
और चिकित्सा और साहित्य, चिकित्सा साहित्य और किस में दिया जाता है, शांति। अब बात करूं मैं कि सबसे पहला भौतिक नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, विल्हेम रोंगटन को। फिर पहला रसायन भौतिकी नोबेल रसायन पुरस्कार किसको दिया गया था, जैकबस हेनरिकस को। चिकित्सा पुरस्कार किसको दिया गया था, पहला नोबेल चिकित्सा क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार तो एमिन एडोल्फ को। पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको, सुली प्रधोम को। और पहला शांति नोबेल पुरस्कार किसको, हेनरी डुनेंट और फेडरिक को। ठीक है, चलिए अब भाई हमारा प्रश्न आता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1901 में। चलिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352। अरे सर जी, अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 354 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय व्यवस्था है। 355 क्या कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। तो अपना बच्चा क्या, 356, अनुच्छेद 356 जिसमें धारा 93 आती है। चलिए, बौद्ध त्योहार सोगकान मुख्य रूप से निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, सोगकान त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है भाई, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। नाइट वॉचमैन शब्द किस खेल से संबंधित है, नाइट वॉचमैन जो निचले क्रम का बल्लेबाज होता है। अरे बता दिया, बल्लेबाज तो सर जी क्रिकेट में ही होता है, क्रिकेट होगा, आपने बता दिया। हाँ ठीक है, चलिए भाई। महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए एक का उपयोग किया जाता, फेदोमीटर, डायनेमोमीटर, बैरोमीटर या लेक्टोमीटर। देखो, अगर बात करें हम लेक्टोमीटर की, लेक्टोमीटर जो दूध को मापने के लिए दूध में कितना पानी है, कितना दूध है, वो मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या होता है भाई, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायनोमीटर घर्षण प्रतिरोध को मापने के लिए गाड़ी में होता है ना भाई, डायनोमीटर होता है। गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल हो गई, कार वगैरह जो गाड़ियों में होता है वो डायनोमीटर होता है। अब आ जाओ फेदोमीटर जो भाई किसको, महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विकास घोड़ा का संबंध किस खेल से है, विकास घोड़ा अगर बात करूँ कुश्ती की, तो कुश्ती में एक नाम आता है सुशील कुमार जो प्रथम भारतीय पहलवान थे जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। प्रथम भारतीय पहलवान जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता कौन थे, सुशील कुमार, याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा नाम आता है एक निशानेबाजी में, जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का नाम आता है, प्रथम एशियाई एथलीट। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था किसने, नीरज चोपड़ा ने। अब आ जाओ डिस्कस थ्रो जो किससे संबंध, जो विकास घोड़ा 2017 में इन्हें क्या मिला, पद्मश्री मिला। 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला भाई। इनके पिता थे शिव घोड़ा जो 1988 में भारतीय ओलंपिक टीम के कोच रह चुके हैं, शिव घोड़ा। चलिए भाई अगला प्रश्न, अजंता के चित्रों का विषय किस धार्मिक धर्म पर आधारित है, अजंता के चित्रों का विषय किस धार्मिक ग्रंथ पर आधारित है, तो अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 6 गुफाएं पे चित्र मिले, जिनकी 6 गुफाओं हैं
6 गुफाएं हैं जहाँ पर हमें चित्र मिले हैं। तो भाई किस धर्म पर आधारित है, तो ये है बौद्ध धर्म पर आधारित। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, याद रखना है। निम्न में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन किस विटामिन को कहा जाता है, तो ये विटामिन K1 का रासायनिक नाम है, विटामिन K1 का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। चलिए, वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान, तो वो वायसराय था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि जो भाई भारतीय भाषाओं की प्रेस है उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध, उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये गोवा में, गोवा कहाँ, अपना भारत, गोवा भारत, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो विकलांग व्यक्ति है उनकी प्रतिभा को उजागर करेंगे, विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए। 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया, शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो 5वीं कार्यकाल। कौन सा, 5वां कार्यकाल, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भाई कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस बार वर्दी तो हमें पहननी है, तो इसके लिए हम आपके साथ अब निरंतर जुड़ चुके हैं। तो भैया जल्दी से जल्दी जाइए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बहुत ही अब कम समय बचा है आपके पास, इस कम समय में अच्छी जीके जीएस में अच्छी पकड़ करनी है, ठीक है भाई। चलिए भाई क्लास पसंद आई तो एक और, हाँ, एक नीचे कमेंट कर दीजिए भाई, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आई है तो भी कमेंट कीजिए, अगर क्लास में कुछ आपको पसंद नहीं आया तो भी आप नीचे कमेंट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।